गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काव्य खंड का चैप्टर पथिक यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं भी बताई हैं। मिलन, पथिक जो आज पढ़ रहे हैं आप, स्वप्न। ये खंड काव्य का मतलब होता है छोटे थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया है। जो महाकाव्य होता है उसमें एक बार में सब कुछ लिखा जाता है, पर खंड काव्य में टुकड़ों में लिखा जाता है। मानसी ये इनकी रचनाएं हैं। मृत्यु सन 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। और राम नरेश त्रिपाठी जो है ये छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावाद के खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। और इनकी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इनने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू इनका भी ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी कविता कौमुदी ये 8 भाग में बनी हुई है। हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन भी इन्होंने किया है। ग्राम गीत संकलित है। गांव घूमकर एकत्र किया इनने ग्राम गीत। इसके अलावा उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का भी संपादन किया। और इसके अलावा इन्होंने कई भी शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी, प्रेरक प्रसंग लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, आलोचनाएं भी, संस्मरण, अन्य विधाओं की भी रचनाएं इन्होंने की हैं। और इन्होंने जो चैप्टर लिखा है पथिक का मतलब होता है राहगीर। तो लेखक ने अपने आप को एक पथिक के रूप में, एक राहगीर के रूप में उन्होंने बताया। राहगीर मतलब एक पथिक मतलब इस दुनिया में मैं एक पथिक के रूप में आया हूँ, राहगीर के रूप में आया हूँ। और इस कविता में उन्होंने सोचा है कि जो दुनिया में जितने भी दुख हैं यह सब कुछ प्रकृति के सौंदर्य से सब कुछ दूर हो जाते हैं। तो वह प्रकृति से इस प्रकार वो हो गए थे कि प्रकृति से ही वह अपने आप को उस अपनी प्रियसी अपनी पत्नी से भी वह दूर होते जा रहे थे। और उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को इतना अपने ऊपर वो कर लिया था कि वह प्रकृति के ही कवि हो गए थे और प्रकृति से संबंधित थी। उनने यह कविता लिखी है कि मैं एक पथिक के रूप में आया हूँ और इस प्रकृति के सौंदर्य से वह अपनी पत्नी के प्रेम से भी दूर होते जाते थे। प्रकृति के प्रेम में इतने डूब गए थे कि वह किसी को वह चाहते ही नहीं थे और वह सोचते थे कि मैं प्रकृति के साथ ही रहूं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। प्रतिक्षण मतलब हर क्षण, हर समय। वह कवि कह रहे हैं कि हर क्षण नूतन वेश बनाकर मतलब नया वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। यह प्रकृति जो है हर समय, हर क्षण, प्रतिक्षण नए वेश बनाकर रंग बिरंगी और निराले रूप में ही आती है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि कहते हैं कि रवि का मतलब क्या है? सूर्य के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि कह रहे हैं कि सूर्य के सम्मुख वर्षा की जो लड़ियां हैं, वारिद माला का मतलब होता है वर्षा की लड़ियां। तो सूर्य के सम्मुख वह थिरक रही है, थिरक मतलब नाच रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन में बैठ बीच में बिछरू यही चाहता मन है। कवि कह रहे हैं कि नीचे यानी ऊपर क्या है? रवि है, सूर्य है और उसके सम्मुख आकाश में जो वर्षा की लड़ियां हैं, वर्षा की माला है, वह क्या कर रही है? नाच रही है। और नीचे नीला समुद्र बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर है और ऊपर नीला गगन है, गगन मतलब आसमान है। घन मतलब बादलों कि मैं बैठकर मैं बीच में बिछरूं यही चाहता मन है। वह सोच कह रहे हैं कि नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आसमान है और मैं सोच रहा हूँ कि उसके बीच में बैठकर मैं वहीं पर बैठकर अपने मन को बैठना चाहता हूँ। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। रत्नाकर मतलब समुद्र। कवि कह रहे हैं कि यह समुद्र है, वह गर्जन कर रहा है और मलयानिल बहता है। मलयानिल मतलब मलय पर्वत पर जहाँ पर चंदन के वृक्ष लगे रहते हैं वहाँ पर अनिल बहुत ही ठंडी शीतल हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है और मैं सोचता हूँ कि मेरा
हरदम, क्योंकि ये रत्नाकर गर्जन कर रहा है, और गर्जन मतलब दहाड़ रहा है, और मलयानल मतलब मलय पर्वत से ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो मेरे मन में वह क्या कर रहे हैं, मेरे हृदय में एक हौसला जागृत कर रहे हैं, उत्साह कर रहा है, प्रेम और भरता जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यह हौसला हरदम मेरे मन में बना रहे। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना के घर के कोने कोने में लहरों में बैठ भिरुजी भर के। कवि कह रहे हैं कि इस विशाल मतलब बहुत बड़ा, और विस्तृत मतलब फैला हुआ और महिमा से भरा हुआ रत्नाकर मतलब समुद्र के घर के कोने कोने के लहरों में, यानी उनके समुद्र में लहरें उठती हैं, तो वह सोच रहे हैं कि इनके इस विशाल समुद्र में और इस महिमामय समुद्र के बीच में जो लहरें उठ रही हैं, और इनके एक एक कोने पर जाकर मैं बैठूं और पूरे जी भर कर, क्योंकि वह प्रकृति से प्रेम करते हैं, वह अपने प्रियसी से दूर होते होते प्रकृति के इतने करीब आ गए हैं कि वह प्रकृति को ही सब कुछ मान बैठे। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि कह रहे हैं कि जल निधि मतलब समुद्र, कवि समुद्र के तल पर बैठे हैं और वह सोच रहे हैं कि वहाँ से दिनकर मतलब सूर्य जब आधा बिंब मतलब थोड़ा सा उसका प्रतिबिंब, मतलब कवि कह रहे हैं कि जब दिनकर सूरज है, इसका अधूरा प्रतिबिंब जब निकलता है, अधूरा निकलता है, तो उसका बिंब मतलब प्रतिबिंब समुद्र के तल पर दिखाई देता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कमल के फूल के समान सोने, कंचन मतलब सोने के मंदिर के, मानो सोने का कमल के समुद्र में कमल का फूल खिला, उसके ऊपर सोने का मंदिर है, और उस पर कंगारू मतलब उसका गुंबज ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अधूरा बिंब दिख रहा है सूरज का जल निधि में, तो वह ऐसा लग रहा है कि सोने के मंदिर पर एक सोने का कंगारू मतलब उसका गुंबज बन गया है। लाने को पुण्य भूमि पर लक्ष्मी को की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी मतलब सवारी, लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर मतलब समुद्र ने स्वर्ण की सड़क तैयार कर दी है। वह बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुनहरी लग रही है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय मतलब निडर और दृढ़ और गंभीर भाव से इसका जो सागर है वह क्या कर रहा है, गरज रहा है, दहाड़ रहा है। लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर लग रहा है, मतलब समुद्र में लहरें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि लहरों का आना और जाना बहुत ही सुंदर, अति सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कवि कह रहे हैं, कवि इस प्रकृति के सौंदर्य, समुद्र के सौंदर्य से इतने वो हो गए हैं कि वह कह रहे हैं कहो यहाँ से बढ़कर तो कोई भी सौंदर्य सुख नहीं है। वास्तव में समुद्र के किनारे जाओ तो अपन को आने की कभी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसकी लहरें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पर बैठे रहें। तो कवि ने भी यह बताया है कि लहरों से लहरों का आना बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अति सुंदर लग रहा है, और इससे बढ़कर तो कोई सुख नहीं है, और कोई प्राणी इससे बढ़कर कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी, मतलब अपने मन में, अपने हृदय में अनुभव करो यह सब कुछ, क्योंकि यह क्या है, एक कल्याण भरी कहानी है, एक अनुराग भरी, एक प्रेम भरी कहानी है। समझ में आ गया। अब इसके बाद जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों का छिटका देता है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि कह रहे हैं जब गंभीरतम तम मतलब अंधकार, अर्ध निशा आधी रात में जग को ढक लेता है, मतलब जो अंधकार है तम मतलब अंधकार, आधी रात को, निशा मतलब रात, आधी रात को जग को मतलब संसार को ढक लेता, अंधकार से ढक लेता है। तो अंतरिक्ष की छत पर मतलब आकाश के छत पर तारों का, और जब अर्धरात्रि होती है और अंधकार हो जाता है, गंभीर अंधकार हो जाता है, तो जग को जब अंधकार से ढक लेता है अंधकार, तो कवि कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में तारों, जो अपन रात में
बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं, जब अपन रात में देखो तो तारे अपन को बहुत दूर दूर पर छिटके हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे तारे को किसी ने छिड़क दिया हो। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तो कवि कह रहे हैं फिर सस्मित मतलब धीरे बदन से, धीरे धीरे, जगत का मतलब संसार का जो स्वामी है धीरी गति से, मृदु गति से फिर आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और तट पर खड़ा का खड़ा होकर गगन ने आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। तो कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रकृति का सौंदर्य, पहले उन्हें समुद्र के बारे में बताया, अब उन्हें आकाश के बारे में बताया। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र भेस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख को सानंद महक उठते हैं। कवि कह रहे हैं उससे ही विमुक्त हो, उससे ही मतलब अंतरिक्ष के तारों की छटा को देखकर ही विमुक्त होकर, खुश होकर, आकाश नभ मतलब आकाश में चंद्रमा हंसी के साथ खिल उठता है, आता है। और वृक्ष विविध, क्योंकि रात के समय बहुत से पत्ते खिल जाते हैं, पुष्प खिल जाते हैं। कवि बता रहे हैं कि वृक्ष विविध पत्तों और पुष्पों से तन को ढक सजा लेता है। रात के समय जब चंद्रमा नभ पर आकाश में आ जाता है तो वृक्ष में बहुत सारे पत्ते, पुष्प, और वृक्ष बहुत सारे पुष्प और पत्तों से अपने तन को, अपने शरीर को ढक लेता है और सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो पक्षी अपने खुशी को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर चहक उठते हैं। और फूल सांस लेकर सुखी सानंद महक उठते हैं। और फूल जो है वह अपनी सांस लेकर पूरे चारों ओर अपने खुशबू की महक को चारों ओर आनंदमय कर देता है। वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पड़ो लहर तट तरु गिरी नभ किरण जलत पर प्यारी। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कवि कह रहे हैं कि वन उपवन, गिरी मतलब पहाड़, सानु मतलब समतल भूमि, कुंज मतलब वन में मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ मतलब बादल। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। स्वयं कवि कह रहे हैं मैं स्वयं को, जब मैं यह सब कुछ देखता हूँ, मेघ बरस पड़ रहे हैं वन में, उपवन में, पहाड़ पर, समतल भूमि पर, वन में, तो कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। और मेरे नयन, मेरी आंखों से नीर मतलब आंसू बहने लगते हैं, झरने लगते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलत पर प्यारे। तो कवि कहते हैं जब लहर आती है तट पर तो तृण मतलब तिनके, तरु मतलब पेड़, गिरी मतलब पहाड़, नभ मतलब आकाश, और किरण मतलब रश्मि, और जलद मतलब बादल। तो इस पर प्यारी, जब यह सब पर जब मेघ मतलब वर्षा की बूंदें आती हैं तो यह तट को, यानी समुद्र के तट पर मैं पढ़ लेता हूँ यह सब कुछ, और यह बहुत ही प्यारी लगती है। क्योंकि समुद्र के तट पर जब मैं खड़ा रहता हूँ, समुद्र की लहरें आती हैं उस तट पर, तो तृण भी आते हैं उनके साथ, तरु, गिरी, और इन सब पर भी मैं प्यारी बूंदें जब गिरती हैं तो यह मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तो कवि कह रहे हैं कि यह कहानी जो लिखी हुई है इन पहाड़ों पर, पर्वतों पर, तृण पर, तरु पर और किरणों पर जब प्यारी कहानी लिखी जा रही है तो यह मधुर कहानी संसार को मुग्ध करने वाली होती है। जब बरसात का मौसम होता है और यह सब कुछ पानी गिरता है तो यह हमें पूरे संसार को मुग्ध करने वाला होता है। इसके बाद कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाह सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कह रहे हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी मतलब प्रकृति की प्रेम कहानी। कवि प्रकृति से इतना अधिक मोहित हो गया है कि वह प्रकृति के बारे में सोचता है और प्रकृति के बारे में ही वह अपने मन में विचार करता है। तो वह कह रहा है कि यह कितना मधुर है, कितना मनोहर है और उज्जवल है यह प्रेम कहानी, और जी में आता है कि मैं इसका अक्षर बन जाऊं और बन जाऊं विश्व की बानी। यानी वह अपने आप को सोच रहा है कि मैं इतना अपनी प्रकृति के प्रेम में डूब गया है कवि कि वह सोच रहा है कि मैं इसका एक अक्षर बन जाऊं और विश्व में इसकी बानी मतलब वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाह सदा शांति सुख कर है। यह प्रेम कहानी स्थिर है मतलब गतिशील नहीं है, पवित्र है, पावन है,
आनंद प्रभावित करने वाली और सदा शांति और सुख देने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो कवि कह रहे हैं यह प्रकृति का सौंदर्य, यह प्रेम बहुत ही परम सुंदर है, अति सुंदर है, अतिशय सुंदर है। तो कवि पथिक के रूप में इस संसार में आया है और वह सोच रहा है कि मैं पथिक मतलब एक राहगीर के रूप में प्रकृति के प्रेम में इतना डूब गए हैं कि वह प्रकृति से ही प्रेम करने लगे। समझ में आ गया होगा आप सबको। थैंक यू।